यूके में गिनीज नाम की एक बियर आती है, उसके 35,000 पाइंट्स चोरी हो गए हैं। 950 व्हील्स ऑफ पिल्फर्ड चीज गायब। और ये सब हो रहा है कार्गो से, यानी ट्रक के। This cargo theft cost the UK economy more than 6,500 crores a year, and criminal gangs are operating with near impunity. नमस्ते and welcome to Zee International। अब Zee International आएगा हफ्ते में एक बार शनिवार सुबह 10 बजे की कोशिश रहेगी, बाकी एडिटर भाई साहब की कृपा। नए Zee International में द मैंडेट इज टू कवर अंडर रिपोर्टेड स्टोरीज विद सम सिविलाइजेशनल इम्पैक्ट। पर हम हफ्ते की बड़ी खबरें भी नहीं छोड़ सकते, ऑफ कोर्स किसी बड़ी घटना या इत्तेफाक की याद भी करेंगे, एंड ऑल ऑफ दिस विद अ जिंग टच। इस बार की कहानी है यूके की, बरतानिया हुकूमत, जहां इकोनॉमी की हालत बेहद पतली है। सरकार कर्ज जो ले रही है उस जीडीपी का 95.6% हो चुका है। ग्रोथ रेट इज एस्टिमेटेड अराउंड 0.7%, यानी G7 देशों में दूसरे नंबर पर नीचे से। स्वास्थ्य सेवा यानी NHS के लिए 72 लाख से ज्यादा लोग इलाज के लिए वेटिंग लिस्ट में फंसे हैं, एंड इट इज वेरी मच पॉसिबल कि पिछले 7 सालों में ब्रिटेन को अपना छठा प्रधानमंत्री मिल जाए। इमेजिन करिए आप एक ट्रक ड्राइवर हैं और कीमती सामान लाना ले जाना आपका काम है। ऑन अ ब्राइट वेडनेसडे आप ऐसे ही किसी काम के लिए निकले हुए हैं। मस्त मोटरवे है, धूप भी बढ़िया और हवा भी। अचानक तेज रफ्तार में 2-3 गाड़ियां आती हैं और आपके पीछे लग जाती हैं। दीज आर मास्क्ड मेन। उनमें से एक ट्रक की छत पर चढ़ जाता है, सामान रखने की जगह में घुसता है और हजारों पाउंड्स के लग्जरी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बाहर फेंकना शुरू कर देता है। ट्रक चल रहा है, सामान बाहर जा रहा है। इमेजिनेशन रोक दी, बिकॉज दिस एक्चुअली हैपेंड। बहुत पहले नहीं, बस 2 साल पहले 2024 में यूके के नॉर्थ हैम्पस्टाइनशायर से खबर आई कि बिफोर द पुलिस कुड रीच, इस गैंग ने लगभग 50 करोड़ रुपए का सामान छू कर दिया। एंड दिस इज जस्ट वन ऑफ द 1000 इंसिडेंट्स दैट स्पाइरलिंग आउट ऑफ कंट्रोल। Officially, this number is about 100 to 150 million pounds a year, that is 1282 to 1923 crore rupees, but this is only the tip of the iceberg. A study of Plymouth University and supplemental intelligence from the National Vehicle Crime Intelligence Service, NAVIX कहते हैं इसको, it suggests that the true cost of freight crime is 6 to 7 times the value of the item stolen. कैसे? इसे कहते हैं डिस्ट्रेस लोड फिनोमेना। जब किसी ट्रेलर का पर्दा काट दिया जाता है, यानी किसी ट्रक का पीछे का हिस्सा काट दिया जाता है या उसकी सील तोड़ दी जाती है, तो अक्सर पूरे माल को नष्ट करना पड़ जाता है, खासकर खाने पीने की चीजों या दवाइयां। ऐसा इसलिए कि कंटामिनेटेड या इम्प्रॉपरली स्टोर्ड प्रोडक्ट्स कस्टमर तक न पहुंचे। जो खराब हो गया वो क्यों बेचेगा? तो इंडस्ट्री एंड डेटा स्पेशलाइज्ड लॉ इन्फोर्समेंट असेसमेंट्स सजेस्ट दैट द टोटल इकोनॉमिक इम्पैक्ट, जिसमें गाड़ियों का में जो होता है जो नुकसान वो तो है ही, इंश्योरेंस प्रीमियम है, सप्लाई चेन में आने जाने वाली जो दिक्कतें हैं, और जो कॉम्प्रोमाइज लोड्स का मैंडेटरी डिस्ट्रक्शन है जो अभी मैंने आपको बताया, वो अगर सब कुछ इसको मिला दें तो हर साल 1 बिलियन पाउंड से ज्यादा का नुकसान लगता है। मतलब 12822030000 से ज्यादा रुपए में। Data indicates that for the last 2 years, cargo theft losses are surging about 25% per year। और अब इस नंबर को न केवल क्वांटिटी के तौर पर देखिए, क्योंकि क्रिमिनल गैंग्स भी नहीं देख रही हैं। ये अब जो सिंडिकेट्स हैं अब उन हाई वैल्यू हाई एंड डिमांड कमोडिटीज पर फोकस कर रहे हैं जिन्हें गैर कानूनी सेकेंडरी मार्केट्स में आसानी से बेचा जा सके। देखिए, सारा खेल जो है वो सप्लाई डिमांड का इकोनॉमिक्स के बेसिक रूल पे आ जाए। जब 2000 लीटर चोरी हो जाता है तो उसका मानना ये जाता है कि इस चोरी की वजह से नेशन वाइड शॉर्टेज हुआ है, बट दिस इज नॉट ट्रू। ट्रक को असल में टारगेट ही इसलिए किया गया था कि पहले से शॉर्टेज थी, कुछ कम था, आपने उसको भी चोरी कर लिया। इट जस्ट गॉट वर्स। ये भी समझने वाली बात है कि फाइनेंशियल लॉसेस पर टिके रहने से ड्राइवर्स पर जो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है वो छिप जा रहा है। ड्राइवर्स हैव रिपोर्टेड बीइंग थ्रेटन्ड विद नाइव्स, मैचेट्स, बेसबॉल बैट्स एंड इन रेयर केसेस फायर आर्म्स। ड्राइवर्स का कहना है कि अनसेफ जगहों पर पार्क करते हुए वो बहुत ही अनसेफ महसूस करते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स कोई रेगुलेशन नहीं है। इंडस्ट्री वेटरन्स ने तो यहां तक बताया कि 10 अलग अलग मौकों पर उनके गाड़ियों से चोरियां हुई हैं। दिस एनवायरमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी इज अ मेजर फैक्टर इन द यूके's ऑनगोइंग ड्राइवर शॉर्टेज। अब भाई ऐसा होगा तो कोई क्यों ज्वाइन करेगा?
Trade Association RHA estimates that UK needs to recruit 2 lakh new drivers to stabilize the supply chain. अब हम जिसे कार्गो थेफ्ट या फ्रेट क्राइम कह रहे हैं, इसका पूरा सिस्टम समझ लीजिए कि ये कोई आज की प्रॉब्लम है नहीं, शायद इसीलिए आज तक एक प्रॉब्लम है। देखिए, आज भी नियरली एवरीथिंग ट्रैवल्स बाय ट्रक। एयर एंड सी ट्रांसपोर्ट का अपना रोल है, मगर किसी पॉइंट पर तो पहिए का चक्कर आएगा ही। लाइक यू आर वॉचिंग दिस ऑनलाइन और लाइक वी आर मेकिंग दिस वीडियो इन आवर स्टूडियो एट नोएडा, तो ऑड्स आर दैट योर डिवाइस और आर डिवाइसेस ट्रैवल अ सिग्निफिकेंट डिस्टेंस बाय रोड। अब जैसे यहाँ दादरी में उतरता है, नोएडा में आ जाता है ये कैमरा, तब हम जाके शूट कर पा रहे हैं। कहीं तो आपका फोन भी उतरा होगा, कहीं तो कैमरा भी। तो 1969 में कर्टन साइडेड लॉरी का इन्वेंशन हुआ था। इस इनोवेशन को एक बहुत बड़ा फायदा तो हुआ, क्योंकि फोर्क लिफ्ट के जरिए गाड़ी के दोनों तरफ सामान तेजी से लोड अनलोड किया जाने लगा। मगर इसने बॉक्स ट्रक की जो मजबूत और सेफ दीवारों वाली पीवीसी कोटेड पॉलिस्टर शीट्स होती थी, उसको रिप्लेस कर दिया। इसलिए आज भी मोस्ट कॉमन मोडस ऑपरेंडी इज कर्टन स्लैशिंग, यानी कर्टन को बीच से काट देना। अप्रॉक्सीमेटली 43% ऑफ ऑल थेफ्ट्स। इसमें होता यह है कि एक खड़े हुए ट्रेलर के किनारे पर एक छोटा सा कट लगा दो, फिर देख लो कि अंदर कुछ कीमती तो नहीं है, और अगर कुछ कीमती है तो चोर अपनी गाड़ियां लेकर वापस आते हैं और पैलेट्स को उतार ले जाते हैं। अच्छा, इसमें जो कुछ गैंग्स हैं उनका ऐसा रहता है कि टोरा कम नहीं होना चाहिए, तो दे गो फॉर सिग्नेचर कट्स, जैसे स्टार बना दिया, 7 बना दिया, लाइक दिस 7 कट और लेटर बॉक्स फ्लैप, बहुत सारे अलग अलग हैं। कर भाई चोरी बस मत कर, क्रिएटिव बोले पूरा। दूसरा मेथड क्या है और क्रिएटिव है, फिल्मी एकदम, द रोमेनियन रोल ओवर कहते हैं इसको, जहां गैंग्स मोटरवे पर चलती हुई ट्रक्स के बगल में गाड़ी ले जाते हैं, देन अ मेंबर क्लाइम्स ऑनटू द बोनेट, breaks the rear clocks of the truck and offloads goods into their vehicle while both are speeding. इसमें रिस्क रहता है, मगर गाड़ी के गार्डेड होने की पॉसिबिलिटी भी कम होती है। जैसा हमने आपको शुरुआत वाले एग्जाम्पल में बताया था ना, 2024 वाला नॉर्थहैम्प्टनशायर से जो खबर आई थी, वही केस। तीसरा इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट ऑफ कार्गो क्राइम, स्ट्रेटेजिक थेफ्ट विच रिलाइज ऑन डिसेप्शन रादर देन फोर्स, यानी अब छल का काम आ गया है। इन सिनेरियोज में मालिक या ब्रोकर ठगे जाते हैं। चोर जो है एक लेजिटिमेट कैरियर के तौर पे अपने आप को पेश करता है और उसके बाद माल का हरण कर लेता है। चोरी किए गए आइडेंटिटी कार्ड्स, रिनाउंड कंपनीज के क्रेडेंशियल इसमें काम आ जाते हैं, जो उन्होंने पुरानी चोरियों में यूज किए थे। अच्छा, कुछ केसेस में यह भी पता चला है कि क्रिमिनल गैंग्स ने इकोनॉमिकली स्ट्रगल कर रही फ्रेट कंपनीज को ही खरीद लिया, पूरी कंपनी खरीद लो, इससे वो अप्रूव्ड क्रेडेंशियल और इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स आप तक पहुंच गए, सारा सिस्टम समझ गए, फिर वो पूरा ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम ही हैक कर लो, और अब उनके पास जो है वो पूरा चिट्ठा है कि कौन से शिपमेंट कहाँ है, कब से कहाँ जाना है, कहाँ तक जा रहा है। Evidence also suggests that between 20 to 22% of incidents involve some form of जयचंद। इनसाइडर जो लोग हैं ना, वो इंपॉर्टेंट रूट्स जो होते हैं, रेस्ट स्टॉप्स होते हैं, ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं, वो भी बता देते हैं। इसके बाद तो क्या ही बचा। एक और तरीका आया है नया मार्केट में, एक्सचेंज फ्रॉड। इट इज एन एक्सट्रीमली सोफिस्टिकेटेड फ्रॉड। क्रिमिनल्स डिजिटल हॉलेज एक्सचेंजेस का फायदा उठाते हैं। होता यह है कि इन प्लेटफॉर्म्स पर ड्राइवर और कंपनियां फ्रेट सर्विसेज के लिए बोली लगाई जाती है बोली। अपराधी वही करता है जो अपराधी करते हैं, गलत पहचान बताता है, फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार करता है और टेंडर पाने के बाद माल के साथ गायब। सिंपल। आप समझ लीजिए इंग्लैंड और वेल्स में इस तरह का फ्रॉड वीक में एक बार होता ही होता है, कहीं ना कहीं से खबर आती है। यूके's लीडिंग डिटेक्टिव इन कार्गो क्राइम माइक डॉबर ने गार्डियन को एक इंटरव्यू दिया था। इसमें उन्होंने कार्गो थेफ्ट को एक परफेक्ट क्राइम बताया था, क्योंकि अगर चोरी हुआ माल कुछ ही घंटों में न मिले तो वो नया ही है। अब नहीं मिला वो नया है, सप्लाई चेन फिर से आ जाएगा और सबूत खत्म। ये जो क्राइम और क्राइम रेट है ना, इसका ताल्लुक कोविड पैंडेमिक और ब्रेग्जिट से भी है। आपको लग रहा है ये क्या बोल रहा हूँ, अचानक से मेरे दिमाग में ये कहाँ आ गया, पर ऐसा नहीं है, समझाता हूँ। इट वॉज अ मैनेजेबल क्राइसिस बिफोर दीज इवेंट्स, बट ड्यूरिंग 2021 ग्लोबल पोर्ट्स पर भीड़ भाड़ रिकॉर्ड लेवल्स पर पहुंच गई। मतलब इतना कि कंटेनर चाहिए तो 17 दिनों तक इंतजार करो। हमारे यहाँ नहीं लगती है वेट लिस्ट, वैसे टाइप का। इस वजह से माल को टेम्पररी और अनसेफ जगहों पर खड़ा करना पड़ा। बस यही तो चाहिए था गैंग्स को। दूसरा ये हुआ कि द पैंडेमिक फोर्स्ड अ रैपिड शिफ्ट टुवर्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड ऑनलाइन ब्रोकरेज। वैसे देखें तो ये ट्रांजिशन अच्छा ही था, लेकिन बहुत तेज था। कैरियर्स की जांच के लिए जो मैंडेटरी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते थे, वो लेकिन इसमें पीछे छूट गए। बस छिप गए अपराधी इन्हीं डिजिटल सिस्टम्स में, ढूंढते रहो उनको।
अच्छा, ब्रेग्जिट का क्या लेना देना है वो मैं अंकल जो बता रहा था वही बता देता हूं। ज्यों ही ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से निकला त्यों ही इन्फ्लेशन हिट किया। इस इन्फ्लेशन ने बेसिक कमोडिटीज को ब्लैक मार्केट वैल्यू में उनकी कीमत को जो है बढ़ा दिया। मतलब चीज, कॉफी और ऑलिव ऑयल जैसी चीजें बहुत रोजमर्रा की। अब ये तो चैप्टर हुआ कि चोर क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, सरकार और पुलिस क्या कर रही है ससुरी। इतने साल ऐसी तैसी करवाने के बाद 2025 में आया द फ्रेट क्राइम बिल। सांसद रिचर्ड टेलर ने यह बिल लेके आए विच कॉल्स फॉर अ डेडिकेटेड क्राइम कोड फॉर फ्रेट क्राइम, नेशनल पार्किंग स्टैंडर्ड्स एंड enhanced पुलिस पास फॉर सर्चिंग प्रेमिसेस बेस्ड ऑन जियो लोकेशन ट्रैकिंग। हाँ, पार्किंग वाली बात बताना भूल गया, वो बता लेता हूं फिर आगे चलते हैं। Estimates say that UK is currently 11,000 parking spaces short of what is required for the current volume। क्योंकि HGV ड्राइविंग रूल्स के तहत ड्राइवर्स जो होते हैं उनका रेस्ट लेना मैंडेटरी है। तो अगर सेफ पार्किंग स्पेसेस नहीं होंगे तो वो कहीं भी पार्क करेंगे, बिना रोशनी वाली जगहों पर या अनसेफ सर्विस एरियाज में। इन जगहों पर ना बैरियर्स होते हैं, ना CCTV और ना ही ऑन साइट सिक्योरिटी। इवेंचुअली इंडस्ट्री रिकमेंडेशंस अर्ज्ड द गवर्नमेंट to reform this system, the National Planning Policy Framework, जिसके परिणाम स्वरूप इस बिल में पार्किंग वाला प्रोविजन आया जो मैंने आपको पहले बताया था। बिल के अलावा ऑपरेशन ओपल है। इट सर्व्स एज द नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर फॉर सीरियस ऑर्गेनाइज्ड एक्विजिटिव क्राइम्स। पर ये एक अम्ब्रेला ऑपरेशन है, यही दिक्कत है। असल में जो पूरी दिक्कत है ना वो यही है, जहां भी ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल एक्टिविटीज होंगी उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल हो। एक्चुअली लूप होल भी यही है। अंडर द करंट होम ऑफिस काउंटिंग रूल्स देयर इज नो स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन फॉर फ्रेट क्राइम और कार्गो थेफ्ट। चाहे 1 बिलियन पाउंड्स के इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेलर चोरी हो जाए या किसी कार के ग्लव बॉक्स से धूप का चश्मा यानी सनग्लासेस, पुलिस इसको एक ही धारा के तहत रजिस्टर करती है, थेफ्ट फ्रॉम मोटर व्हीकल। एक डेडिकेटेड कोड ना होने की वजह से इतना बड़ा नंबर बहुत सारे छोटे छोटे नंबर्स के बीच में जो है गुम हो जाता है। चुनाचे कार्गो चोरी का असली स्केल कभी पता ही नहीं चल पाता। मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड द होम ऑफिस को, हमें आपको तो पता है ही, पुलिस भी फिर वैसे ही रिएक्ट करती है, वैसे ही प्रायोरिटाइज करती है। ज्यादातर केसेस में कोई झड़प या वायलेंस तो होता नहीं है, तो ट्रेडिशनल रिस्क पैरामीटर्स पर इसका नंबर लास्ट में आता है। भाई पुलिस के लिए क्या है कि भाई तुम्हें चोट लगी तो वो कुछ करेंगे। अपराधियों का भी फिर इस हिसाब से चिल रहता है, उनका कोई बड़ी या स्पेसिफिक सजा मिलती नहीं है, वो भी मोटिवेटेड रहते हैं। डिटेक्टिव माइक डॉबर जैसे विशेषज्ञों का मानना है कि मेन स्ट्रीम का अटेंशन साइबर क्राइम पर रहता है, तो द बैटल अगेंस्ट फिजिकल लॉजिस्टिक्स रिमेन्स साइलेंट as it hollows out the supply chain without any fanfare। फिर यूके की सरकार एक और आर्टिफिशियल दिक्कत खुद ही के लिए क्रिएट कर रही है। नेशनल व्हीकल्स क्राइम इंटेलिजेंस सर्विस के पास बजट ही नहीं है। ये वो एजेंसी है जो इस सब चीजों का रिकॉर्ड रखती है। 2011 में होम ऑफिस से मिलने वाली फंडिंग बंद कर दी गई। आज की तारीख में हालत यह है कि दिस यूनिट इज एंटायरली फंडेड बाय प्राइवेट इंडस्ट्री फाइनेंसेस, लीजिंग एसोसिएशन, इंश्योरेंस कंपनीज एंड हॉलेज कंपनीज। पर यह भी काफी नहीं होता। इंटरनल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि महीने दर महीने नैविक्स का फाइनेंशियल क्रंच बढ़ता ही जा रहा है। एंड सिंस दिस इज नॉट अ गवर्नमेंट मैंडेटेड यूनिट, इसीलिए पुलिस वाले अपने एरिया के कार्गो थेफ्ट की जानकारी नैविक्स भेजते ही नहीं हैं। इससे नेशनल लेवल पर डेटा कभी बन ही नहीं पाता। एज अ प्राइवेटली फंडेड पुलिस यूनिट, क्या पुलिस की प्रायोरिटी जस्टिस है या सिर्फ गुड्स की रिकवरी इन ऑर्डर टू डेमोन्स्ट्रेट द वैल्यू टू देयर स्पॉन्सर्स? इस चीज को समझिए, जैसे मान लीजिए वो एक सेल्स की कंपनी में, वैसे ये इनकी भी कंपनी है। प्राइवेट सिक्योरिटी वाला क्या करेगा? उसको ये है कि भाई उसको नौकरी बचानी हो, जितनी ज्यादा लोगों से, जितनी ज्यादा अपने स्पॉन्सर्स को दिखा सके कि भाई देखो हमने इतना बचा लिया। तो उसका जो टारगेट है वो जस्टिस नहीं है कि इंसान को सच्चाई मिले, आपका खोया हुआ सामान मिले, उसको बस रिपोर्ट करना है, वो कर देता है। एक और चीज, मेनली इन प्राइवेट फ्रेट सर्विसेज की सिक्योरिटी भी प्राइवेट ही होती है। पर दिक्कत यह है कि यूके में प्राइवेट सिक्योरिटी पर्सनल्स के लिए कोई नेशनल स्टैंडर्ड्स या रेगुलेशंस नहीं है, जिससे अलग अलग जगह का अलग अलग सीन रहता है, अलग अलग कानून रहता है। कहीं बहुत अच्छी है, कहीं आप समझिए। रिपोर्ट्स तो यहां तक हैं कि इस लूप होल का फायदा उठाकर कई क्रिमिनल्स भी सिक्योरिटी एजेंसीज का हिस्सा बन जाते हैं। प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी है। यूके में इन केसेस का बढ़ता केवल ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की प्रॉब्लम नहीं रह गया है, इसका इंपैक्ट देश की इकोनॉमी, एनवायरमेंट और आम लोगों की जिंदगी तक पहुंच चुका है। When a truck seal is broken, the entire shipment often has to be discarded.
thousands of tons of food are wasted every year। इससे कार्बन एमिशन भी बढ़ता है और फूड सिक्योरिटी डायरेक्टली अफेक्ट होती है। चोरी और स्मगलिंग से जुड़े अपराध सप्लाई चेन को तो कमजोर कर ही रहे हैं। ऐसे में सिर्फ लोकल सिक्योरिटी बढ़ाना काफी नहीं होगा। सरकार को सख्त कानून चाहिए, बेहतर डेटा सिस्टम्स चाहिए और सेफ पार्किंग्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। एज लॉन्ग एज द कार्गो नेटवर्क इज नॉट व्यूड एज अ पार्ट ऑफ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये क्राइसिस ऐसी ही रहेगी। A secure supply chain is essential not merely for business but for the stability of a society as a whole। 2 साल पहले जुलाई का ही महीना था जब पूरे 14 साल के कंजर्वेटिव रूल के बाद ब्रिटेन की जनता ने कीर स्टारमर की लेबर पार्टी को एक ऐतिहासिक जीत दी। 411 सीट्स, द पार्टीज लार्जेस्ट मैंडेट मेजॉरिटी सिंस 1997। स्टारमर उसी नारे के साथ आए थे जिस नारे के साथ भाजपा बंगाल आई, पूरी बोर्तन। उन्होंने कहा था, द चेंज बिगिंस नाउ, अ ब्रिटेन दैट वर्क्स नॉट जस्ट फॉर द वेल्दी बट फॉर एवरी सिटीजन। पूरी जनता में उम्मीद थी, भरोसा था कि लेबर पार्टी उनके हेल्थ केयर सिस्टम को सुधारेगी, घरों की कीमतें कम करेगी और पिछले एक डेकेड से सुस्त पड़ी इकोनॉमी को रफ्तार देगी। लेकिन आज सारी उम्मीदें गायब हो चुकी हैं। कीर स्टारमर आज डेमोक्रेटिक वर्ल्ड के तीसरे सबसे अनपॉपुलर लीडर बन चुके हैं। इसी महीने देश में स्थानीय चुनाव होने हैं और बहुत हद तक ये अनपॉपुलैरिटी आपको नतीजों में भी दिख सकती है। यहां हमारा ये सेगमेंट अंडर रिपोर्टेड कंक्लूड होता है। अब इस हफ्ते की 5-6 बड़ी खबरों की तरफ चलते हैं जो मेजर टॉकिंग पॉइंट्स रही। इस बार हमारे ग्लोबल ब्रीफ में है मुलाकातें, जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात और मोदी मेलोनी की मुलाकात, क्योंकि बकौल आलोक धनवा एक बार मिलने के बाद एक बार और मिलने की इच्छा इस पृथ्वी से कभी खत्म नहीं होगी। सबसे पहले 20 मई को बीजिंग में चाइनीज प्रीमियर शी जिनपिंग और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई। दोनों ने अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 30 साल बेमिसाल का जश्न मनाया और रिश्तों को एक नए लेवल पर ले जाने की बात कही। 40 से ज्यादा कोऑपरेशन अग्रीमेंट्स पर दस्तखत किए गए हैं इन वेरियस सेक्टर्स सच एज ऑयल, गैस, टेक्नोलॉजी एंड मीडिया। दोनों हेड ऑफ स्टेट्स ने वेस्ट एशिया के हालात पर चर्चा की और मिलकर अमेरिका के गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम के खिलाफ बयान जारी किया। In a joint declaration issued by both these leaders, they have called for the creation of a multipolar world। ये भी एक नई तिगड़ी है, इसके बारे में किसी दिन आपको इंटरनेशनल में बताएंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले ही ट्रंप भी चीन गए थे। Trump claimed that Chinese tankers would soon set sail to purchase US crude oil and that China would buy 200 Boeing aircraft। Experts कहते हैं कि इस दौरे, जो ट्रंप का दौरा था, वो माहौलबाजी ज्यादा थी और सब्सटेंस कम था इस पे। This Putin's 25th visit to China and going immediately after Trump is a clear message to America कि बीजिंग वॉशिंगटन के दस्तूर को नहीं जानता, नहीं मानता। अब बात कर लेते हैं मोदी मेलोनी मिलन की। 19 मई को प्रधानमंत्री मोदी रोम पहुंचे, द फर्स्ट बायलैटरल विजिट बाय एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू इटली इन द लास्ट 26 ईयर्स। मेलोनी, मोदी और मीम, ऑफ कोर्स। ऊपर से इस बाजार को मेलोडी के तोहफे ने और गर्म कर दिया। कोलेसियम पर सेल्फी, रात के खाने पर रोम के नजारे और सनराइज साइटिंग। मीम वीरों को जबरदस्त कंटेंट मिला है, नो डाउट। दोनों नेताओं ने इंडो इटली रिलेशंस को अपग्रेड करके स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का नाम दिया है। दिस सिंपली मीन्स that both countries will now collaborate at a deeper level in critical technologies such as डिफेंस, स्पेस एंड AI। दोनों हेड ऑफ स्टेट्स ने इटली के अखबार में एक आर्टिकल भी लिखा है जॉइंट बायलाइन के साथ। इसमें 2019 तक बायलैटरल ट्रेड को 20 अरब यूरोस तक पहुंचाया जाए, ऐसा टारगेट रखा गया है। मेलोडी वाला जो है वो मामला है वो बहुत घिसपिट गया, तो उस पर हम कुछ कहेंगे नहीं। इसके अलावा गजा से अपडेट है। ऑन May 18 द इजरायली नेवी रेडेड द शिप्स of a humanitarian aid flotilla, the global Sumud flotilla। इंटरनेशनल वाटर्स में करीब 60 जहाज रोके गए और 400 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद इजराइल के एक्सट्रीमिस्ट राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन ग्विर ने बंदी बनाए गए कार्यकर्ताओं को चिढ़ाते हुए एक वीडियो पोस्ट किया। गनीमत से इस पर खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू और अमेरिका ने भी ऑब्जेक्शन रजिस्टर किया। All foreign workers were deported by May 21st। उधर ईरान की हालत इस खराब और खराब बदतर होती जा रही है।
वॉर और सुप्रीम लीडर खमनेई के बाद नई लीडरशिप के साए में ईरान में महंगाई आसमान छू रही है, खाने पीने की चीजें नहीं मिल रही हैं। जनता खुलेआम पूछ रही है कि देश मिसाइलें बना सकता है तो मुर्गी खरीदना इतना मुश्किल क्यों हो गया है। माने मिसाइलें हैं, मुर्गी नहीं। अब एक अबोला खौफ इबोला जिसने अमेरिका के कान खड़े कर रखे हैं। 16 मई को WHO ने अफ्रीका के 2 देश कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कहते हैं, और युगांडा में फैल रहे बुंदीबुग्यो इबोला वायरस को इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया। दिस इज द 17th आउटब्रेक ऑफ इबोला इन कॉन्गो सिंस 1976। 19 मई तक 500 से ज्यादा सस्पेक्टेड केसेस हैं और 130 से ज्यादा डेथ्स रिपोर्ट की जा चुकी हैं। युगांडा में अब कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, दोनों ही नहीं हो सकते क्योंकि सरकार ने हाथ मिलाने और गले लगाने पर रोक लगा दी। बुरी खबर यह है कि इस वायरस के खिलाफ अभी कोई वैक्सीन है नहीं, इसका असर इसीलिए इंटरनेशनल डिप्लोमेसी पर दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन has imposed a strict 30-day ban on foreign travelers arriving from Uganda and South Sudan. अमेरिकी मिशनरी डॉक्टर्स भी इन्फेक्टेड पाए गए हैं और उन्हें इलाज के लिए जर्मनी भेजा गया है। आपको पता ही है कि फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है, जून में शुरू हो रहा है। तो दिस ट्रैवल बैन हैज सेंट शॉक वेव्स थ्रू द कॉरिडोर्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड इंटरनेशनल ट्रांजिट। इस हफ्ते यूएन में पर्यावरण को लेकर, एनवायरनमेंट को लेकर एक गजब का फैसला हुआ है। सोचिए, पैसिफिक महासागर के एक नन्हे से देश वानुअतु ने दुनिया की बड़ी ताकतों की नींद उड़ा दी। वानुअतु हैड टेबल्ड अ रेजोल्यूशन टू इंप्लीमेंट एन ऑर्डर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इस प्रपोजल का सीधा सा मतलब था कि अब प्रदूषण या पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग को कम करना किसी भी देश के लिए सिर्फ मर्जी या सहूलियत की बात नहीं होगी, उनकी पक्की कानूनी जिम्मेदारी होगी। और नतीजा क्या रहा? 141 कंट्रीज पास्ड इट बाय एक्सटेंडिंग ओवरवेलमिंग सपोर्ट। लेकिन अमेरिका, रूस, सऊदी अरेबिया और ईरान, ये वो देश हैं जो दुनिया को सबसे ज्यादा तेल बेचते हैं। इन देशों ने इस प्रपोजल का कड़ा विरोध किया और प्रस्ताव के खिलाफ वोट डाला। जाहिर है उन्हें अपना हित नहीं सत्ता हुआ दिख रहा है, नुकसान घर लगेगा। और अपना भारत ने खुद को इस पूरी वोटिंग से एब्सटेन यानी बाहर रखा, कोई वोट नहीं डाला। साउथ अमेरिका का देश है बोलीविया, जहां नए राष्ट्रपति के खिलाफ सड़कें जाम हो रखी। अभी राष्ट्रपति बने जुमा 6 महीना नहीं हुआ कि रोड्रिगो पाज के सामने एक गहरी पॉलिटिकल क्राइसिस मुंह खोल के खड़ी है। राजधानी सुक्रे में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, चक्का जाम हो रखा है। दिस इज द लेटेस्ट अपहीवल इन लैटिन अमेरिका। और ऐसा हो क्यों रहा है? इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, राइजिंग गैस प्राइसेस एंड लोकल डिसकंटेंट। पास सरकार के सामने चुनौती है कि वो प्रोटेस्टर्स के बात करे या सख्त रुख अपनाए। दोनों ही रास्ते आसान नहीं है। अब आ जाइए इस इंटरेस्टिंग बात पे। आई नो बहुत ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं की गई, पर करूंगा इस पे बात। बचपन से ही हमें एक लाइन रटाई जाती थी, वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। मगर इतिहास के इस नैरेटिव में बहुत बड़ा झोल है और उसी से जुड़ी है आज की इस हफ्ते की इंटरेस्टिंग बात। आई नो बहुत क्रिएटिव नाम नहीं है, पर करूंगा उस पर बात। क्योंकि 1498 में मई की ही एक शाम थी जब केरल के तट पर मछुआरे अपना जाल समेट रहे थे। इंडियन ओशन की लहरें वैसी ही थी जैसी रहती हैं, पर तभी जहां समुद्र आसमान से मिलता है होराइजन, वहां कुछ अजीब दिखा। 4 बड़े पोर्चुगीज शिप्स जिनकी सेल पर रेड क्रॉस बना हुआ था, ये थे वास्को डी गामा और उनका क्रू। 10 महीने की थका देने वाली यात्रा के बाद, अफ्रीका का चक्कर लगाने के बाद, इंडियन ओशन को पार करके वो 20 मई 1498 को कैलिकट यानी आज के कोझिकोड में पहुंचे। द यूरोपियन बुक्स राइट इट एज द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, लेकिन कैलिकट के पोर्ट पर उस वक्त अरब, चाइनीज, मलय, गुजराती, दुनिया भर के व्यापारी पहले से आते जाते थे। कैलिकट के एक जमोरिन राजा होते थे। वो एक सेल्फ मेड आदमी थे, कॉन्फिडेंट आदमी थे, समृद्ध आदमी थे। मुद्दे की बात यह कि भारत को किसी ने खोजा नहीं था, भारत हमेशा से वहीं था। वास्को डी गामा ने दरअसल यूरोप से भारत आने का समुद्री रास्ता खोजा था और यही वो फर्क है जो सब कुछ बदल देता है। Until then, the spice trade between Europe and India was conducted via land route. सीन समझिए थोड़ा, मतलब ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो। तो उस दौर में स्पाइस ट्रेड पर वेस्ट एशिया और वेनिस के ट्रेडर्स की मोनोपोली थी। काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, ये इतने कीमती थे कि यूरोप के बाजारों में इन्हें ब्लैक गोल्ड कहा जाता था।
हर हाथ पर मुनाफा, हर हाथ पर टैक्स। जब तक मसाले यूरोप पहुंचते उनकी कीमत बूम बूम चिक फायर हो चुकी होती थी और इसीलिए पुर्तगाल चाहता था कि ये जो भैया, ये जो बिचौली हैं, ये जो मिडिलमैन हैं, उनको काटो, सीधा रास्ता खोलो। इसी मकसद से वास्को डी गामा अपने जहाजों में अफ्रीका के किनारे किनारे चक्कर लगाता हुआ केप ऑफ गुड होप होते हुए इंडियन ओशन को पार करके 20 मई 1498 को केरल के कालीकट के तट पे उतर आई, हम आपको बताएं। दिस वाज द फर्स्ट इंस्टेंस इन हिस्ट्री व्हेन अ यूरोपियन सेलर रीच्ड इंडिया बाय सेलिंग डायरेक्टली अक्रॉस द ओपन सी। उससे पहले ये किसी ने नहीं किया था। लेकिन कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये नहीं, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कैलिकट के उस वक्त के राजा जमोरिन के से उसकी मुलाकात। ऐसा सोच सकते हैं कि एक नए आइलैंड के आए सेलर का शानदार स्वागत हुआ होगा, लेकिन राजा जमोरिन के दरबार में वास्को डी गामा का स्वागत वो ठंडा था। वजह थी तोहफे। राजा को उम्मीद थी कि दूर देश से आया मेरा दोस्त जो है, जो दूत है, वो कुछ एक्सक्विजिट लाया होगा, लेकिन डी गामा के पास था सस्ता कपड़ा, शहद, चीनी और थोड़ा तेल। जमोरिन ने नाक बहुत सिकोड़ी, दरबारियों ने हंसी उड़ाई और अरब ट्रेडर्स ने कहा कि भैया पुर्तगाली पायरेट्स हो सकते हैं, इन पे भरोसा नहीं करना चाहिए। डी गामा थोड़े मसाले खरीद कर अपमान का घूंट पीकर वापस लौट गए, बट द पाथ टू पोर्चुगल हैड ओपन्ड अप। इस रास्ते ने वेनिस और अरब ट्रेडर्स का सदियों पुरानी जो ट्रेड मोनोपोली थी उसको तोड़ दिया। पोर्चुगल का स्टैचर तुरंत बहुत तेजी से बढ़ गया, एकदम सुपर पावर टाइप। यूरोप को अब समझ आ गया था कि मसालों के खजाने तक पहुंचने के लिए उन्हें किसी मिडिलमैन की जरूरत नहीं है। पोर्चुगल ने इंडियन ओशंस में अपने वॉरशिप्स उतारे, कश्तियां खोली, समुद्र में गए। द मर्चेंट्स हु वर फाउंड सेलिंग विदाउट अ पोर्चुगीज परमिट वर ईदर लूटेड और बर्न्ड। उनका पूरा शिप जला दिया। कैलिकट पर भी बाद में दूसरे दौरे में तोप दागी गई। पोर्चुगल ने पहले गोवा जीता, फिर बॉम्बे, तब बॉम्बे होता था, उस पर कब्जा किया। उनके पीछे डच आए, फिर अंग्रेज। माने वास्को डी गामा की उस एक यात्रा ने यूरोपियन इंपीरियलिज्म का एक नया युग शुरू किया। उसने एक सी रूट या समुद्री रास्ते खोजा, जिसने भारत के लिए कोलोनियलिज्म के लंबे अंधेरे दौर का दरवाजा खोला। इट वॉज एन एंट्री गेट जिसने देश की तकदीर बदलकर रख दी। ये थी हमारी इस इंटरेस्टिंग बात। देखिए, हम लोग अभी कर रहे हैं बहुत सारे प्रयोग और इस प्रयोग में आप लोगों को हमारे साथ चलना है। नए नए फॉर्मेट्स ट्राई कर रहे हैं। अब ये जो नाम है, हो सकता है हम अगले हफ्ते एक और सेगमेंट ऐड करें। हमारी ये कोशिश है कि कोई भी चीज़ ऐसे ही बनती है सबके साझे प्रयास से, तो हम उसमें भी आपके भी फीडबैक्स चाहते हैं। आपको हमारा ये नया अवतार इंटरनेशनल कैसा लगा वो बताइए। क्या हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो आपको ठीक लग रही है? क्योंकि अंततः तो आपको को देखना है, आप व्यू बढ़ाएंगे, तो वो हमें बताइए कि क्या आपको ये दिशा, ये दशा ठीक लग रही है। बाकी ये वीडियो आपको, ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी तो मुझे बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि इस पे और काम किया जाए। बाकी देखते रहिए जिंदाबाद।